हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस मैथ्स जी। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3A। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम सीखेंगे कि बीजगणितीय है जो वो होते हैं ना, क्या दो चार रैखिक समीकरण, उनको कैसे हल करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाले हैं। और देखिए, ये जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट को परेशान करते हैं, लेकिन आज से परेशानी खत्म कर देंगे। ठीक है, किसी भी तरह का सवाल हो, बहुत ही आसान तरीके से हम एक ही टाइप से सारे सवाल बताएंगे आपको। बस आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए और बेहतरीन तरीके से एकांत बैठ के इन सवालों को, इन वीडियो को अच्छे से देखिए। 100% है कि पूरा सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, उसको हम बता रहे हैं। अक्सर जब भी देखना, हमेशा, ठीक है, हमेशा एक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। हमेशा छोटे को एक्स मानते हैं, बड़े को वाई मानना है। ठीक है, छोटे को एक्स मानते हैं, बड़े को वाई मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम बड़े को वाई मान लेंगे, वो छोटे को वाई मान लेंगे और बड़े को एक्स मान लेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। ठीक है, हम ये इस वजह से एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं क्योंकि आगे जब दो घात समीकरण मिलेगा ना, उसमें ये बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो छोटे को हम क्या मानेंगे, एक्स, और बड़े को मानेंगे वाई। जैसे लंबाई और चौड़ाई होती है आयत में, तो लंबाई को हम क्या मानते हैं, एक्स मान सकते हैं, है ना, वाई भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम चौड़ाई को एक्स मानेंगे, लंबाई को वाई मानेंगे, तो एक्स हमारा पहले ही रहेगा। ठीक है, जोड़ घटाने में एक्स बाद में नहीं आएगा, पहले ही रहेगा। इस वजह से थोड़ा सा अच्छा लगेगा सवाल। तो यही कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे और पूरी तरह से सवाल आपके सामने रखेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। और एक चीज, बड़े को एक्स मानते हैं, ओ बड़े को वाई मानते हैं, छोटे को एक्स मानते हैं। अब देखिए आगे क्या है, जिसमें से लगा हो, जिसमें से लगा हो, ठीक है, उसी में अधिक के लिए, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, कम के लिए घटाते हैं, और गुना के लिए, गुना गुना गुणा नहीं, गुना, गुना के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी के लिए लिख देते हैं। समझ में आ गया? तो जिसमें से लगा हो उसी में करना है ये सब काम। और बीच में ये जब कंडीशन हो जाती है, उसके बाद हम इक्वल का निशान लगाते हैं। इसके बाद बीच में इक्वल लगाते हैं। ये तरीका अभी आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सवाल पूरा बताएंगे ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसी फार्मूले पे ही बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है, और नहीं स्किप करने में समय आपका बर्बाद होगा और समझ में भी नहीं आएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं। 3A का पहला सवाल, इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो और हम इसको हटा दें। चलो एक सवाल हम ऐसे ही बताते हैं। यहाँ पे लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। ठीक है, तो सवाल लिखना पड़ेगा क्या? चलिए हम थोड़ा सा लिख ही दे रहे हैं। आफताब पुत्री से कहता है, पुत्री से कहता है, क्या कहता है, मैं 7 वर्ष पूर्व में। देखिए, सवाल लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। इसके लिए आपको जैसा हम बोलते जाएं, आप हमारी आवाज़ को कैच करते हुए इस सवाल को भी समझ पाएंगे और हल भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, तो आफताब और पुत्री
से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में निरूपित कीजिए। तो देखिए, तो आफ़ताब और पुत्री 2 लोग हैं ना, तो छोटा कौन है? पुत्री। तो मान लेते हैं, माना पुत्री की उम्र कितनी है? x, ठीक है? आफ़ताब यानी पिता की उम्र कितनी है? y। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आराम से x y मान लेंगे। और जिस सवालों में अगर बड़ा छोटा ना मालूम चले तो उसमें कुछ भी मान सकते हैं। पहले वाले को x मानेंगे, बाद वाले को y मानेंगे, ध्यान रखना। अब इतना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन नंबर 1, एक तरफ लिखो पुत्री, एक तरफ क्या लिखोगे? पुत्री, और एक तरफ लिखोगे आफ़ताब। सारे सवालों को हम इसी तरीके से बताएंगे, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए। पहली कंडीशन है पुत्री और आफ़ताब, हमने लिख दिया। पुत्री की उम्र है x, आफ़ताब की उम्र है y। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 7 वर्ष पूर्व। पूर्व देखिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब पहले, और पहले का मतलब घटाना, ठीक है? पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना। अगर हम बात करें ऐसे कि जैसे हमारी उम्र इस समय, हमारी उम्र, चलो आपकी उम्र देखते हैं। आपकी उम्र इसमें 18 साल है। ओ 18 साल ज़्यादा हो गई, 12 साल करते हैं। आपकी उम्र 12 साल है। अगर हम कहें 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो क्या बताएंगे? 12 में 5 जोड़ेंगे तभी तो बताएंगे ना। तो 5 साल बाद की उम्र पूछ रहे हैं, तो जोड़ोगे 5 तो कितना हो जाएगा? 17 साल। अगर यही बात कहें कि आपकी उम्र 12 साल है और 3 साल पहले उम्र क्या थी, तो 12 में 3 घटाएंगे ना, तो बताएंगे 9 वर्ष थी। तो पहले के लिए जोड़ना है और पश्चात के लिए, बाद के लिए घटाना है। ओह सॉरी, पहले के लिए घटाना है और पश्चात यानी बाद के लिए जोड़ना है। पुत्री और आफ़ताब, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। जब 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो दोनों में 7 घटा देंगे। ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो दोनों में 7 घटाएंगे, 7 कम हो जाएगा। आगे, 7 गुनी आयु का था मैं तुमसे, 7 गुनी आयु का था। अब कौन 7 गुनी आयु का था? यहाँ पे ये बड़ी समस्या होती है कि 7 गुना करना है तो किस में करना है? तो ध्यान रहे, गुना कब किया जाता है और किस में किया जाता है? जब सवाल में कहता है गुना करने के लिए तभी करते हैं, और किस में किया जाता है ये चीज़ देखिए। जो छोटा हो, जो छोटा हो उसी में गुणा या गुना करते हैं, ठीक है? ये पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। जो छोटा होता है उसी में गुणा करते हैं, और जिसमें नहीं समझ में आता है कि छोटा बड़ा कौन है, तो उसके लिए सवाल में भी समझ में आ जाता है कि किस में गुणा करना है, किससे अधिक है, किससे गुना है ना? वो सब उसमें लिखा होता है। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री और आफ़ताब, ये कह रहा है कि आफ़ताब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो किस में गुणा करेंगे? जो छोटा है उसी में गुणा करो, 7 को इसमें गुणा कर दो, बीच में इक्वल का निशान लगा दो, ठीक है? इसके बाद इक्वल का निशान लगाते हैं, मालूम है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7x माइनस का 49 बराबर y माइनस 7। तो y को इधर ले आएंगे तो 7x माइनस का y बन जाएगा, और ये माइनस का इधर 7 बचा है, रख दो, और ये 49 इधर जाएगा तो प्लस का 49 बन जाएगा। तो 7x माइनस y बराबर
क्या आ जाएगा 42, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई? इस पॉइंट को अगर अच्छे से नोट कर लिया हो तो हम इसको हटा दें, ठीक है। मिलाते जाना, जो जैसे जैसे पॉइंट हम बताएं वैसे ही मैच करते जाना, फिर इसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, फिर लिखो पुत्री और इधर लिखो आफताब। यहाँ पे पुत्री x है और आफताब y है। सेकेंड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है सवाल में, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु कराना चाहूंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x+3 और y+3 जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इसको हटा दो, ये जुड़ जाएगा। अब देखिए, मैं मतलब 3 वर्ष बाद कितनी गुनी का हो जाऊंगा, 3 गुनी का हो जाऊंगा। तो किस में गुना करेंगे, जो छोटा है उसी में, इक्वल का निशान लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x+9 बराबर y+3। तो 3x माइनस का y और यहाँ पे 3 माइनस का 9, तो यहाँ पे माइनस का 6 मिलेगा। 3x माइनस का y, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। दोनों इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन का ये हमारा कौन सा सवाल हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है। बीजगणितीय रूप में निरूपित कर दिया। अब इसको हमें ग्राफीय विधि में निरूपित करना है, तो उसके लिए अब ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ये सब सवाल को हम हटा रहे हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेना। और इसका हम ग्राफ कैसे खींचते हैं, सब एक ही ग्राफ में दोनों दोनों ग्राफ खींचेंगे, दोनों समीकरण के। तो ध्यान से देखना इसको कैसे करते हैं। सवाल समझ में आया होगा, इसको एक बार और अच्छे से देख लेना तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन क्या बना था, तो पहला समीकरण लिखते हैं 7x - y बराबर 42, और दूसरा इक्वेशन लिखते हैं 3x - y बराबर -6। अब इनका हमें ग्राफ खींचना है। तो इसके पहले जो वीडियो में हमने बताया ना ग्राफ खींचने का तरीका, वो तरीका जरूर समझ लेना, तभी यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। अब देखिए, x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो 7 × 0 माइनस का y बराबर 42। तो माइनस का y बराबर 42 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा। यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे मान क्या आया, माइनस का 42। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 7x - 0 बराबर 42। तो 7x बराबर 42, तो x बराबर क्या आएगा, 42/7, 6×42। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 6। ये तो काम कर ही लेंगे ना। चले, देखो ये चीज डायरेक्टली भी कर सकते हो, फिलहाल तुमको समझाने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। जब हम x बराबर 0 करेंगे, x बराबर 0 रखने पर 3 × 0 माइनस वाई बराबर -6। तो -y बराबर -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाने के बाद y बराबर क्या आएगा, 6। यहाँ पे 0 रखा तो क्या मिला, y बराबर 6। y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे 3x - 0 बराबर -6, 3x बराबर -6, तो x बराबर -6/3। तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, मतलब 3 दूनी 6, तो -2 आएगा। तो यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे क्या मिला, -2। अब देखिए, इन दोनों का ग्राफ हम एक ही फिगर में खींच पाएंगे, तो कैसे खींचेंगे, देखिए। यहाँ पे देखिए 42 YH में है, तो YH थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये माइनस का x अक्ष है, ये माइनस का y अक्ष है, ठीक है।
लेकिन ऊपर अच्छा नहीं, नीचे बड़ा होना चाहिए। एक्स एच। देखिए जिधर हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है उधर वो ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ताकि चित्र बनाने में कोई समस्या ना आए। तो देखिए वाई में देखा जाए तो 42 नंबर तक है। अब हम 42 तो खींच नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें, 6 का पैमाना मान लें, 2 का पैमाना मान लेंगे तो भी 21 नंबर तक खींचना पड़ेगा। चलो यहाँ पे 2 भी है, इस वजह से हम 2 का ही पैमाना मानते हैं मिनिमम नंबर का। तो 21 लाइनें खींचनी पड़ेगी यहाँ पे। 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब जगह नहीं है, 22 तक भी खींच सकते हो। ठीक है, ये -1, -2, इस तरह से -21 तक यहाँ तक खींच देंगे। ठीक है, बीच में नंबर फिल कर लेंगे। आगे वाई एक्स में कितना, 6 तक खींचना है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 1 बराबर क्या मानेंगे, 2, यानी एक जो नंबर लिखा हुआ है वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या है कि x में 0 है, x में क्या है, 0 है, छोड़ो। y में चलो -42, तो -y में चलना है, -y दिशा में, यहाँ पे माइनस का y है। तो y में चलोगे, 21 दूनी 42, 1 बराबर 2 है ना, तो 21 का यहाँ पे 42 बनेगा। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो बनेगा 0, -42। बात समझ आ गई। अब देखिए x में 6 दूरी चलना है, y में 0 है, y में 0 है, छोड़ो। x में दूरी चलो 6, 3 है ना, 3 दूनी 6, एक इकाई बराबर 2 है ना, तो 3 का 2 में गुणा करो, 6 तो आएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा पॉइंट 6, 0 बनेगा। तो अब हम इसको मिला देंगे यहाँ से। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया पहले समीकरण का। अब दूसरे समीकरण का देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे। x में 0 है, छोड़ो, y में चलो 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 दूनी 6, यहीं पर पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बनाएंगे, 0, 6। और x में चलो -2, y में चलो 0, y में 0 है, छोड़ो, x में कितना चलना है, -2, यहाँ पे 1, -1, -2। अब यहाँ पे देखिए 2 बराबर 1 है ना, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा, 2 बराबर 1 है ना, यहीं पर पॉइंट बनेगा -2। तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे, -2, 0। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए रेखा खींच दो। ठीक है, ये हमारा ग्राफ खींच जाएगा। तो इस तरह से हमें ग्राफ खींचना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ अच्छे से अगर समझ में ना आया हो ना, तो इसके जो पहले वाला वीडियो है उसको अच्छी तरह से देख लो, 100% ग्राफ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। आगे, एक महीने बाद, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम
अंगूर, अंगूर कितना है, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में निरूपित कीजिए। सेम टू सेम पहले जैसा ही सवाल है, चलिए इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, 2 चीजें हैं, सेब और अंगूर। तो पूरा हम एक साथ मिला लेते हैं, तब उसका मूल्य टोटल पता है, लेकिन अलग अलग इनका मूल्य नहीं मालूम है, वही चीज निकालना है। तो देखिए, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, अब यहाँ पे देखिए बड़ा छोटा हमें नहीं पता ना, पहले वाले को x मान लेंगे, x रुपया। 1 किलोग्राम मूल्य का सेब का मूल्य कितना है, x रुपया। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या है, y रुपया। ठीक है, तो अब फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, इधर लिखेंगे सेब और इधर लिखेंगे अंगूर। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले हैं, सारे सवाल हम ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, आप इनको भूल कर भी नहीं बोल पाएंगे, बस पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सेब x है, अंगूर y है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। अच्छा, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य एक्स रुपया है, तो 2 किलोग्राम का 2x नहीं हो जाएगा। तो 2 किलोग्राम सेब है तो 2 का गुणा, 1 किलोग्राम अंगूर है तो 1 का गुणा, और 1 का गुणा करेंगे तो वही तो आएगा, इस वजह से 1 को हटा देंगे। तो टोटल इन दोनों को मिला के टोटल मूल्य कितना है, 160। तो यहाँ पे हम प्लस का यूज करेंगे। कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब जो है इक्वल का निशान लगाना है, ये पूरा सवाल देखते ही समझ में आ जाता है। धीरे धीरे आप भी पूरी तरह से समझ जाएंगे। सेकेंड शर्त क्या है, फिर से सेब लिख सकते हो और यहाँ पे अंगूर लिख सकते हो। ठीक है, सेब है x, अंगूर है y। 1 महीने बाद क्या है, 4 किलोग्राम सेब। 1 किलोग्राम का मूल्य x रुपया है, 2 किलो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया है, तो 4 किलोग्राम पर 4x हो जाएगा। और 2 किलोग्राम अंगूर है तो 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस योग करेंगे तो पूरा कितना मिलेगा, 300। अब ये तो उसने कहा नहीं कि मूल्य बढ़ा है कि घटा है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेव की संख्या बढ़ी है, तो इस तरह से हमारा मूल्य जो 300 रुपये हो गया है। अब ये देखिए बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको ग्राफीय रूप में लिखना है, तो कैसे खींचेंगे, बस वही ग्राफ खींचना है केवल। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए आओ इसको ग्राफ भी देख लेते हैं। तो अब ये बीजगणितीय रूप हो गया, तो अब ये सवाल आधा हो गया है, आधा अब ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम ग्राफ आपको खींचना बताते हैं, तो इसको नोट कर ले, नोट कर लीजिए इसके। फिर इसके बाद जो है चलिए इनको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, 2x प्लस वाई बराबर 160। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 का दोनों में भाग कर दो, 2 कॉमन ले लो, तो 2x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा, 300। और 2 का भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा, आगे मिल जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, पता चला ना, 2 कॉमन ले लिया, 2 इसमें भी है, तो इस 2 को जो कॉमन लिया था उसको इसमें भाग कर दिया, तो 300 का 150 तो बचेगा। अब चलिए इनका ग्राफ खींचते हैं, तो देखिए कैसे खींचेंगे। ये x, ये y। x में अगर 0 करेंगे, यानी 2 × x, 2 × 0, y बराबर 160। तो y बराबर क्या मिलेगा, 160। अब y बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखने पर अब क्या मिलेगा, तो 2x प्लस 0 बराबर 160। तो x बराबर 160/2,
तो x बराबर क्या मिलेगा 80। तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 80। इसी तरह से यहाँ पे भी हम ग्राफ खींच लेंगे, वो पॉइंट निकाल लेंगे, x यहाँ पे 0, y। अब देखिए x बराबर 0 रखने पर तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 150, तो y बराबर 150 हो जाएगा, यानी x बराबर 0 तो ये आ गया 150। अब देखेंगे y बराबर 0 रखने पर, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 150, तो x बराबर 150/2, x बराबर कितना आएगा 75। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे क्या मिला 75। अब इसको हम ग्राफ में खींचेंगे, तो कैसे खींचेंगे ध्यान से देखिएगा। कोई ऋणात्मक नंबर तो है नहीं, सब धनात्मक ही धनात्मक है, तो ये y है, ये x है। ठीक है, इधर माइनस का x होता है, इधर माइनस का y होता है। अब देखिए यहाँ पे पैमाना क्या है, 160 मैक्सिमम नंबर है, तो हम 10 का पैमाना मान लें, हो जाएगा सिंपल। तो 10 का पैमाना मानने के लिए y में हमें 160 तक जाना पड़ेगा, तो y अच्छे थोड़ा लंबा करना है, तो 16 तक जाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 बराबर 10 इकाई मान लेते हैं, तो 60 एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ पे 16 15 14 मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे 130 वो 13, यहाँ पे 12। ठीक है, बीच के नंबर लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए x में 0 है, x वाले संग तो लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर कितना है 80, यहाँ पे 8 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 8 जो है वो 80 के बराबर है, क्योंकि 1 बराबर 10 इकाई है। अब x में 0 है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। y में कितना चलना है 160, y में 160 चलना है, तो 16 है, यही तो 160 बनेगा, तो 0 कामा 0 पहले लिखा जाएगा, 0 कामा 160 ये बन जाएगा। फिर x में 80 लिखा है ना, y में 0 है, y को छोड़ो, x में 80 चलो, 80 पॉइंट कहाँ पे होगा 8 है, यही तो 80 बनेगा, 1 बराबर 10 इकाई है ना, तो यहाँ पे 80 कामा 0 लिखा जाएगा, x वाला हमें पहले ही लिखना होता है। तो अब इसको हम अगर मिला देंगे तो ये ग्राफ हमारा खिंच गया कि नहीं, ये हमारा ग्राफ खिंच गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचते हैं, तो देखिए कैसे खींचेंगे। x में 0 है, रहने दो, y में 150 है ना, y में 150 यहीं पे तो होगा, तो इसका पॉइंट हम लिख देंगे 0 कामा 150, वाइच पे लिख रहे हैं ना, तो x वाला 0 ही तो है, 0 कामा 150 यहाँ का पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरिटी अगर बढ़ा लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चित्र है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नंबर छोटे लिखने पड़ रहे हैं। फिर इसके बाद x में कितना है 75, y में कितना है 0, y में 0 है, छोड़ो, x में 75 चलो, 75 कहाँ पे होगा, 70 के बाद ही ना 75 होगा ना, यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 70 के बाद ही 75 होगा, तो इसको इससे मिला दो, इस पॉइंट को इससे मिलाती हुई रेखा खींचो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा 75 कामा 0, ये पॉइंट है।
समझ में आ गया? तो ऐसे हमारा ग्राफ ये खींचेगा। ये रेखाएँ समांतर हैं, इस वजह से समांतर रेखाएँ ग्राफ के रूप में खींची हुई हैं। चलिए अभी और भी कंडीशन है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा बड़ी ना हो, इस वजह से आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है? अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर सपोर्ट करेंगे ना तो मेरा और पढ़ाने का मन होगा, जिससे हम और अच्छे-अच्छे वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे और बेहतरीन तरीके से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते रहेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।